सो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, होल्डिंग कंपनीज, है ना। थोड़ा टफ टॉपिक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। होल्डिंग कंपनी, पहली बात तो ये होल्डिंग कंपनी होती क्या है ना। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है, देखो, एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कई तरीके से कर सकती है। एक ऑप्शन तो ये होता है कि एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को परचेज कर लिया जाए, है ना, जिसको अमलगमेशन बोलते हैं या एब्जॉर्प्शन अपन ने पढ़ा हुआ है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में, कि यदि एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी की पूरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को परचेज कर लिया जाए और दूसरी कंपनी का बिजनेस बंद कर दिया जाए, है ना, ठीक। तो वो सब अपन अमलगमेशन या एब्जॉर्प्शन में पढ़ते हैं। अमलगमेशन का मतलब एकीकरण या एब्जॉर्प्शन, है ना, ठीक। इनसे रिलेटेड जो है तुम लोगों को अमलगमेशन या एडजस्टमेंट एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है वो मैं तुम लोगों को अलग वीडियो में वो बतलाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं होल्डिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक। दूसरा ऑप्शन होता है, यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहती है, तो क्यों ना एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी के 50% से अधिक, मोर देन 50%, 50% से अधिक शेयर्स को खरीद लिया जाए, है ना। तुम लोगों को मालूम है कि कंपनी के केस में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है ना, ठीक। और अगर 50% से अधिक शेयर्स एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी के खरीद लिए गए, तो उस कंडीशन में जो दूसरी कंपनी है उसकी डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में आ गई? जिस कंपनी ने शेयर को खरीदा है ना, ठीक। तो यहाँ पे पहली वाली कंपनी को क्या कहेंगे? होल्डिंग कंपनी कहेंगे, जिसने दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स को खरीदा हुआ है। और दूसरी वाली कंपनी जिसके शेयर्स को खरीदा है उसको क्या कहेंगे? सब्सिडियरी कंपनी कहेंगे, है ना, ठीक। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के बीच में बेसिकली यही रिलेशन होता है ना, ठीक। तो यहाँ पे अपन अगर बात करेंगे इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो, पहली बात तो क्या है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी होती क्या है, ठीक है ना। तो केवल इतनी डेफिनेशन है कि कंपनी इज टू बी ट्रीटेड एज होल्डिंग ऑफ अनदर इफ इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी। पहली बात है ना, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कंट्रोल रहेगा, है ना। सेकेंड वन इज दैट इफ इट purchases or acquires more than 50% shares of another company, मतलब 50% से अधिक शेयर्स जो है दूसरी कंपनी के खरीद लिए गए पहली कंपनी के द्वारा, तो भी पहली वाली कंपनी क्या रहेगी? होल्डिंग कंपनी रहेगी, और दूसरी वाली कंपनी क्या रहेगी? सब्सिडियरी कंपनी रहेगी, ठीक है ना। होल्डिंग कंपनी को हिंदी में कहा जाता है सूत्रधारी कंपनी। क्या कहा जाता है? सूत्रधारी कंपनी। और सब्सिडियरी कंपनी को हिंदी में क्या कहा जाता है? सहायक कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहायक कंपनी, ठीक है ना। तीसरी बात, देखो, एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे कि यदि एक कंपनी ऑलरेडी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर सपोज दैट यहाँ पे बी और सी है ना, ठीक। बी जो है वो क्या है? होल्डिंग कंपनी है ना, और सी उसकी क्या है? सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक। मतलब बी ने सी के 50% से अधिक शेयर्स को खरीदा हुआ है। अब अगर ऐसा हो कि बी के 50% से अधिक शेयर सपोज दैट ए ने खरीदे हुए हैं, क्या? बी के 50% शेयर्स ए ने खरीदे हुए हैं, तो ए क्या हो गई? होल्डिंग हो गई बी की, है ना, और बी क्या हो गई? सब्सिडियरी हो गई। ये बात तो समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ए जो है वो बी की भी होल्डिंग होगी और सी की भी होल्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि देखो, बी सी की होल्डिंग है, सी सब्सिडियरी है, ठीक है ना। ए बी की होल्डिंग है, तो
ए के लिए बी सब्सिडियरी है, ठीक है ना, तो ए बी की होल्डिंग है और बी सी की होल्डिंग है, इसीलिए ए क्या होगी, सी की भी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्रम जो है वो आगे भी चल सकता है, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूं, देख लो अच्छे से सुन लेना, है ना, ठीक। बी सी की होल्डिंग है, सी के 50% से अधिक शेयर्स बी ने खरीद के रखे हुए हैं, है ना, ठीक। और ए ने बी के 50% से अधिक शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं, सपोज दैट, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ए जो है बी की तो होल्डिंग होगी ही होगी, साथ में वो सी की भी होल्डिंग कहलाएगी। समझ में आ गई ना बात। इसी प्रकार से ये आगे भी जो चेन है वो चल सकती है, ठीक है ना। तो कुल मिला के तुम लोगों के लिए इतना ही है होल्डिंग और सब्सिडरी में, कि होल्डिंग कंपनी जो है ये वो कंपनी होगी जिसने दूसरी कंपनी के 50% से अधिक शेयर्स को खरीदा हुआ है। तो दूसरी कंपनी क्या कहलाएगी, सब्सिडरी, और पहली वाली कंपनी क्या कहलाएगी, होल्डिंग, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कंपनी लॉ में जो कहा गया है कि होल्डिंग कंपनी के द्वारा जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसमें अपनी सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशंस को भी मर्ज किया जाएगा। मर्ज किया जाएगा कहने का मतलब है मिलाया जाएगा। जब अपन सब्सिडरी कंपनी की इंफॉर्मेशन को होल्डिंग कंपनी की इंफॉर्मेशन में, मतलब होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट को मर्ज करेंगे, उसी को कहते हैं क्या, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या कहा जाता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसको हिंदी में कहा जाता है मिश्रित चिट्ठा। देखो इस चैप्टर में अपन 2-3 चीज़ें मुख्य रूप से पढ़ेंगे, और चैप्टर मैंने शुरू में भी कहा कि थोड़ा टफ है ना, समझ में आता नहीं है। तो एक की जगह हो सकता है मैं तुम लोगों को 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूं इस क्वेश्चन में, जिससे तुम लोगों को कम से कम अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। इस चैप्टर में हम लोग जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होल्डिंग कंपनी की बनाएंगे, है ना, ठीक। देखो यहाँ पे कुछ एक टर्म्स हैं और जो यूज़ होते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, जैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसको हिंदी में कहा जाता है अल्पमत हित। क्या कहा जाता है, अल्पमत हित, ठीक है ना। देखो मैंने तुमको बताया कि होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडरी कंपनी के 50% से अधिक शेयर्स को खरीदा जाएगा, है ना, ठीक। अगर 100% शेयर्स को खरीद ले तो होली ओन सब्सिडरी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि उसने पूरे के पूरे शेयर्स को खरीद लिया है, ठीक है ना। लेकिन 50% से अधिक शेयर्स को खरीदा जाए तो एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी की क्या कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। ये बात तो सबको मालूम है। सपोज दैट 80% शेयर्स खरीदे, है ना, केवल 80% शेयर्स खरीदे हैं या 60% शेयर्स खरीदे हैं, तो बाकी के 20% शेयर्स हैं ना, उनको क्या कहा जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहा जाएगा। मतलब अगर होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडरी कंपनी के 50% से अधिक शेयर्स को खरीदा जाए तो बाकी के जितने रिमेनिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहा जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में बताया, अगर 80% शेयर्स खरीदे गए हैं तो बाकी के 20% शेयर्स क्या कहलाएंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाएंगे। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन यहाँ पे आगे किया जाएगा और बैलेंस शीट में जो है उसको दिखलाया जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखलाया जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड में ही दिखलाया जाता है, ठीक है ना। वो मैं आगे तुम लोगों को बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई तुम लोगों को कि यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग क्या बनाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना। क्या, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है ना। देखो होल्डिंग कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में सब्सिडरी कंपनी की इंफॉर्मेशंस को मर्ज किया जाएगा और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस कहने का मतलब क्या है, ऐसे ट्रांजैक्शंस
जो सब्सिडरी कंपनी में भी दिख रहे हैं और होल्डिंग कंपनी में भी दिख रहे हैं। तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एलिमिनेट कर दिया जाएगा मतलब हटा दिया जाएगा। जब होल्डिंग कंपनी, देखो एक ऑप्शन तो ये है कि हम होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की इंफॉर्मेशन को ऐसा का ऐसा मर्ज कर दें, दोनों की बैलेंस शीट को मिला दें, तो भी हमारी बैलेंस शीट तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो टैली करेगी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे जो अपना ऑब्जेक्टिव है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है? अलग करना, ठीक है ना। तो देखो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि बैलेंस शीट दी हुई है होल्डिंग कंपनी और इसकी सब्सिडरी कंपनी की, ये एच कंपनी मतलब क्या हो गया? होल्डिंग कंपनी, और एस कंपनी मतलब क्या हो गया? सब्सिडरी कंपनी, ठीक है ना। तो होल्डिंग कंपनी की जैसे शेयर कैपिटल दिया हुआ है 100 रुपये वाले 8 लाख रुपए, मतलब 8000 शेयर्स हो गए ना, 2 जीरो हटा दिए, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे 4 लाख रुपए के शेयर हैं, 4 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, मतलब 4000 शेयर हो गए 100 रुपए वाले हैं जो भी, ठीक है ना। करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स और होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के। ऐसे ही एसेट साइड सन्ड्री एसेट्स दिया है 8 लाख और 6 लाख। और देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, हमेशा तुम लोगों को दिखेगा होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी, ये क्या है? परचेज कंसिडरेशन है। देखो मैंने क्या कहा, होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडियरी कंपनी के 50% से अधिक शेयर्स को खरीदा जाएगा। हो सकता है कि 100% शेयर्स खरीद ले तो भी होल्डिंग कंपनी ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स को जो खरीदा जाएगा होल्डिंग कंपनी के द्वारा, तो इसके बदले में होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडियरी कंपनी को क्या दिया जाएगा? परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा ना, क्रय प्रतिफल उसको हिंदी में कहा जाता है ना। मतलब होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स को खरीदा गया, उसके बदले में जो भी क्रय मूल्य है या परचेज कंसिडरेशन है उसका पेमेंट करेगी होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को। तो ये हमेशा होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडियरी कंपनी, ऐसा कुछ तुम लोगों को क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, ठीक है ना। ये क्या है? बेसिकली ये है परचेज कंसिडरेशन, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रख लेना, ये क्या है? परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 4000 शेयर्स पूरे खरीदे गए, है ना, ठीक। देखो अगर हम सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट में देखें तो 4000 शेयर्स ही है ना, 100 रुपए वाले 4 लाख रुपए के 4000 शेयर्स ही हैं, और पूरे के पूरे 4000 शेयर्स जो हैं वो खरीद लिए गए हैं किसके द्वारा? होल्डिंग कंपनी के द्वारा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड इन्वेस्टमेंट्स में दिखला रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है? परचेज कंसिडरेशन। अब देखो यहाँ पे पूरे के पूरे शेयर्स खरीद लिए गए हैं 4000, मतलब यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कोई सवाल ही नहीं है। जो मैंने अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताया कि यहाँ पे 50% से अधिक शेयर्स खरीदे हैं और पूरे 100% शेयर खरीद लिए, है ना। ये होली ओन्ड सब्सिडियरी कहलाएगी, मतलब सब्सिडियरी कंपनी के पूरे शेयर्स होल्डिंग कंपनी के द्वारा खरीद लिए गए हैं, ठीक है ना। तो देखो यही है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। इसको अपने को जब अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, मतलब जो मिश्रित चिट्ठा बनाएंगे, उसमें इस इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करना पड़ेगा मतलब क्या है? हटाना पड़ेगा, है ना, ठीक। बाकी की बैलेंस शीट अपन मर्ज कर देंगे। देखो कैसे करेंगे मैं बतला रहा हूँ तुम लोगों को। देखो मैंने सॉल्व में तुम लोगों को पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो बनाई हुई है ना, ठीक। देखो शेयर होल्डर्स फंड्स में आपका शेयर कैपिटल आएगी 100 रुपये वाली। यहाँ पे जब क्वेश्चंस बनाओगे तुम लोग तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल को भी मत जोड़ देना, यहाँ पे केवल होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल ही लिखी जाएगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाने में। क्यों? क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल को तो होल्डिंग कंपनी के द्वारा ले लिया गया है ना, ठीक है ना। तो होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल लिखी अपन ने, करंट लायबिलिटीज है या कुछ और लायबिलिटीज है, इनको पूरा का पूरा क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा।
4 लाख और 2 लाख, देखो 4 लाख और 2 लाख कितना हो गया, 6 लाख रुपीस, ठीक है ना। तो 8 और 6 14 लाख, ठीक है ना। एसेट साइड देखो 8 लाख और 6 लाख कितना हुआ, 14 लाख, ठीक है ना। इन दोनों को अपन ने मर्ज कर दिया और यहाँ से अपन ने यहाँ से 4 लाख उड़ा दिए और यहाँ से भी 4 लाख रुपए अपन उड़ा देंगे, ठीक है ना। ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, होल्डिंग का सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल के रूप में दिख रहा है और इसको खरीद लिया है होल्डिंग कंपनी ने, है ना। तो ये इसके इन्वेस्टमेंट के रूप में दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, है ना। तो 4 लाख यहाँ से उड़ाए और 4 लाख यहाँ से उड़ाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना ये 14 लाख जो है वो आ गया, पूरा एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल हो गई और ये बन गई क्या, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। समझ में आ गई ना बात। तो ये थी इजीएस्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मतलब कि सबसे इजी, जिसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी में ना हमने कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह रखा हुआ है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी नहीं है, जनरल रिजर्व भी नहीं है, कुछ नहीं है ना। केवल तुम लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होती क्या है, ये बतलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तुम लोगों को ये क्वेश्चन और इसका सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। देखो आगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन भी करते हैं। क्यों करते हैं मैं तुम लोगों को बतला रहा हूँ, है ना। देखो क्या हुआ यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो 4 लाख रुपए की सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल को होल्डिंग कंपनी के द्वारा 4 लाख में ही खरीद लिया गया, क्योंकि 4 लाख क्या था, ये परचेज कंसिडरेशन था, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो 4 लाख रुपए की शेयर कैपिटल, मतलब ये नेट एसेट है ना, एक प्रकार से कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट एक ही होती है, तुम लोगों को मालूम है ये चीज, है ना। तो 4 लाख की चीज को यहाँ पे 4 लाख में ही खरीद लिया गया। लेकिन अगर ऐसा होता कि 4 लाख की चीज को सपोज दैट 4 लाख से ज्यादा में भी तो खरीदा जा सकता था। सब्सिडरी कंपनी की 4 लाख रुपए की शेयर कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट, जिसको कैलकुलेशन हम आगे तुम लोगों को बतलाएंगे कि कैसे करना है, उसका फॉर्मेट वगैरह मैं बतलाऊंगा। तो 4 लाख रुपए की चीज को यदि 4 लाख रुपए से ज़्यादा में खरीदा जाए होल्डिंग कंपनी के द्वारा, तो ये डिफरेंस काहे का रहेगा, गुडविल का रहेगा। काहे का रहेगा, गुडविल का रहेगा। भाई अगर अपन बिल्कुल नॉर्मल टर्म्स में बात करें कि 4 लाख रुपए सामने वाले की कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब उसकी कैपिटल है एक प्रकार से उसको, लेकिन उसने 20 साल बिजनेस चलाया है ना। सब्सिडरी कंपनी में ने भी तो अपना बिजनेस चलाया है, बाद में वो होल्डिंग कंपनी को जो है शेयर्स बेच रही है, ठीक है ना। 4 लाख की चीज़ को वो ज़्यादा में बेचना चाहेगी क्योंकि 20 साल में उसको उसकी गुडविल हो गई ना, लोग उसको जानने लगे, है ना। तो 4 लाख की चीज़ को यदि सपोज दैट, मतलब 4 लाख रुपए की कैपिटल को या नेट एसेट को अगर 4,20,000 रुपए में खरीदा जाएगा तो 20,000 रुपए क्या हो जाएगी, गुडविल, है ना। मतलब कि अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा है तो क्या होगा, डिफरेंस गुडविल होगी। लेकिन 4 लाख रुपए की चीज़ को 3,80,000 रुपए में भी तो खरीदा जा सकता है। परचेज कंसिडरेशन तो नेट एसेट या कैपिटल से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो यदि परचेज कंसिडरेशन कम होता है तो डिफरेंस क्या होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। क्या होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा ये मैं तुम लोगों को इसके बाद में बतलाऊंगा, ठीक है ना। देखो कैपिटल रिजर्व गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखलाते हैं, मालूम है, नॉन करेंट एसेट्स में दिखलाएंगे होल्डिंग कंपनी की, और कैपिटल रिजर्व को हम लोग बैलेंस होल्डिंग कंपनी की जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस वाले कॉलम में दिखलाया जाएगा, ठीक है ना। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट है ना, कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में को अपन कहाँ दिखलाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस वाले कॉलम में दिखलाएंगे। समझ में आ गई ना बात,
ठीक। तो ये मैंने तुम लोगों को नॉर्मल टर्म्स एक्सप्लेन किए केवल। अब गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा इसके बाद में मैं तुम लोगों को बतलाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू। देखो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाए। क्या गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाए। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होती है पहली बार, है ना, ठीक। मैंने तुम लोग को अभी बताया कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व होता क्या है ना। होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को खरीदा जा रहा है। शेयर को खरीदने का मतलब क्या है, सब्सिडरी कंपनी की बिजनेस को खरीद रही है, तो सबसे पहले अपन सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट का कैलकुलेशन करेंगे। नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, उसने कितनी कैपिटल लगाई हुई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी नेट एसेट, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। मतलब सब्सिडरी कंपनी, एस का मतलब क्या है, सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट का कैलकुलेशन किया जाएगा। और नेट एसेट परचेज कंसिडरेशन तो तुम लोगों को मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा हमेशा, किस रूप में, बैलेंस शीट में। होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड मैंने बताया ना, इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी कंपनी दिया रहेगा, है ना, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पे अगर मैंने लास्ट में कंक्लूजन में लिखा है परचेज कंसिडरेशन यदि नेट एसेट से ज़्यादा होगा, है ना, मतलब नेट एसेट है सपोज दैट 2 लाख आई, जबकि हमने परचेज कंसिडरेशन होल्डिंग कंपनी ने कितना दिया, 2.5 लाख, ज़्यादा दिया ना, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, गुडविल। गुडविल कितनी हो जाएगी, 50,000। लेकिन यदि नेट एसेट आई 2 लाख और हमने परचेज कंसिडरेशन उसको दिया हुआ है 1,80,000 ही, तो एक प्रकार से होल्डिंग कंपनी के लिए क्या है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व, है ना। तो परचेज कंसिडरेशन यदि नेट एसेट से ज़्यादा होता है ना, तो डिफरेंस, अंतर गुडविल होगी, और यदि परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम होगा तो डिफरेंस क्या होगा, कैपिटल रिजर्व होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, नेट एसेट को कैलकुलेट करने में ही आती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, नेट एसेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, है ना, ठीक। क्योंकि थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं क्वेश्चन में और उसके कारण पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो बदल जाता है ना, ठीक। तो यहाँ पे नेट एसेट को कैलकुलेट करने के लिए देखो कॉन्सेप्ट वाली बात यदि आप बात करेंगे तो जिस दिन देखो नेट कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, पहली बात सब्सिडरी कंपनी से केवल अपने को मतलब है, होल्डिंग कंपनी से यहाँ पे अपने को कोई मतलब नहीं है गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने में, है ना, ठीक। तो प्रपोर्शनेट शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, देखो ये वर्ड मैंने यूज किया है यहाँ पे, प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। जैसे सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले पोर्शन में दिया हुआ है, सपोज दैट कि 5 लाख शेयर्स दिया हुआ है, 5,000 शेयर्स दिया हुआ है 100 रुपए वाले, 5 लाख हो गए ना, ठीक। अमाउंट वाले कॉलम में 5 लाख दिया है, लेकिन नीचे क्वेश्चन में लिखा है कि 5,000 शेयर्स में से केवल 3,000 शेयर्स खरीदे गए हैं होल्डिंग कंपनी के द्वारा, सपोज दैट, है ना, ठीक। कितने शेयर्स खरीदे गए हैं, 3,000 इक्विटी शेयर्स ही खरीदे गए हैं, तो बाकी के 2,000 इक्विटी शेयर्स क्या हो गए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गए ना। अभी मैंने बताया तुम लोगों को 2,000 शेयर्स क्या हो गए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गए। तो यहाँ पे प्रपोर्शनेट का मतलब क्या है, आनुपातिक, ठीक है ना, मतलब जितने शेयर कैपिटल सब्सिडियरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी के द्वारा ली गई है, 5,000 शेयर्स में से अगर 3,000 शेयर्स लिए गए हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 3,000 इंटू 100, 3 लाख आएगा केवल। क्यों, क्योंकि बाकी के 2,000 शेयर्स वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हैं, तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में जाएंगे। तो प्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, जो भी अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट है क्वेश्चन में तब तो ये प्रपोर्शनेट का यहाँ पे मीनिंग है, अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ही नहीं तो फिर अपन लिख सकते हैं शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, क्योंकि पूरी शेयर कैपिटल सब्सिडियरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी के द्वारा यदि ले ली गई है तो, ठीक है ना। तो ये प्रपोर्शन निकालेंगे कैसे,
हमेशा इक्विटी शेयर्स से ही ये प्रपोर्शन निकाला जाएगा। यहाँ पे अपन प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह का यूज नहीं करेंगे, है ना। जैसे अभी मैंने बताया तुम लोगों को कि 5,000 में से 3,000 शेयर्स लिए गए, तो बाकी के 2,000 क्या हो गए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हो गए। ये 2,000 किसके हो गए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के, और ये किसने खरीद लिए, होल्डिंग कंपनी ने खरीद लिए, है ना। तो प्रपोर्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 3:2। ये हमेशा काहे से निकाले जाएंगे, इक्विटी शेयर्स से ही निकाले जाएंगे, है ना। तो ये प्रपोर्शन क्या हो जाएगा 3:2। तो 5 लाख को अगर अपन बांटेंगे तो 5 लाख अपॉन 5 इंटू 3, तो 3 लाख यहाँ आ जाएगा और 2 लाख कहाँ पे चला जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में चला जाएगा। मैंने बताया माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इसके बाद में मैं तुम लोगों को बतलाऊंगा। समझ में आ गई ना बात, ठीक। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और जनरल रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सुनोगे एक बार क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन बनने लग जाएंगे तुमसे डायरेक्ट, ठीक है ना। देखो प्रोपोर्शनेट का मतलब तो वही हुआ, यदि माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी है क्वेश्चन में तब तो प्रोपोर्शनेट का मीनिंग है अपने लिए, ऐसे ही अपन निकाल लेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट्स या जनरल रिजर्व, अगर अपन नॉर्मल टॉक करें तो नॉर्मली अगर शेयर कैपिटल में रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स या जो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इन सबको जोड़ दें तो क्या आ जाती है, नेट एसेट आ जाती है ना। नेट एसेट का मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मतलब लॉस है, तो लॉस को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगी, नेट एसेट। लेकिन यहाँ पे प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ, अगर अपन से प्रॉफिट या जनरल रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, हमेशा याद रखना सब्सिडियरी कंपनी की जो बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशंस दी गई हैं उन्हीं को यूज़ करना है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट को तो पूरा का पूरा जब अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो पूरा का पूरा केवल मर्ज हो जाएगी, उससे ज़्यादा उसका वहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट या जनरल रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्री एक्विजिशन, है ना। देखो तुम लोगों को क्वेश्चन में एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, क्रय करना, खरीदना, है ना। तो खरीदने की डेट तुम लोगों को क्वेश्चन में दी रहेगी। खरीदने की डेट के पहले का जो भी प्रॉफिट है या जनरल रिजर्व है उसका यूज किया जाएगा यहाँ पे नेट एसेट के कैलकुलेशन में, है ना। फिर से बता रहा हूँ, खरीदने की डेट के पहले का प्रॉफिट या जनरल रिजर्व उसको क्या कहेंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व, है ना, ठीक। खरीदने के बाद की डेट का, क्योंकि यहाँ पे तो लोगों को ये चीज़ तो मालूम है कि सब्सिडियरी कंपनी का बिजनेस भी रेगुलर चल रहा है, होल्डिंग कंपनी का बिजनेस भी रेगुलर चल रहा है। सब्सिडियरी कंपनी के बिजनेस को हम बैलेंस शीट डेट पे भी खरीद सकते हैं या बाद में भी खरीद सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 से सब्सिडियरी कंपनी का, है ना, लेकिन डेट ऑफ एक्विजिशन अगर 1 अक्टूबर 2019 है, सपोज दैट, बीच में खरीदा, है ना, ठीक। और ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2020 को, तो बैलेंस शीट फाइनली कब बनाई जाएगी, 31 मार्च 2020 को बनाई जाएगी ना, और वो होगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब इस बैलेंस शीट में, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में सब्सिडियरी कंपनी की इंफॉर्मेशन को भी मर्ज किया जाएगा। मर्ज किया जाएगा मतलब मिलाया जाएगा, ठीक है ना। तो 1 अक्टूबर 2019 के दिन जो भी प्रॉफिट्स है या जनरल रिजर्व है ना, उन सबको क्या कहा जाएगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व, है ना, ठीक। इसके पहले का ये क्या कहलाएगा, प्री एक्विजिशन, प्री, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो, है ना, एक बार समझ में आ जाएगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व, है ना, ठीक। प्री एक्विजिशन का मतलब खरीदने की डेट के पहले का, तो ये किसका है, सब्सिडियरी कंपनी का है ना। और खरीदने के डेट के बाद का प्रॉफिट या जनरल रिजर्व, इसको क्या कहेंगे,
पोस्ट एक्विजिशन, क्या कहा जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व, ठीक है ना। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व को नेट एसेट के कैलकुलेशन में काम में लाया जाएगा, क्योंकि ये खरीदने की डेट के पहले का है, मतलब सब्सिडियरी कंपनी का है। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व को होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में एज इट इज जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन किसका है, होल्डिंग कंपनी का हो जाएगा। खरीदने के बाद तो होल्डिंग कंपनी के हो गए ना शेयर्स, और वो कंपनी भी मर्ज हो गई किसमें, होल्डिंग कंपनी। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व, और अगर उसका प्रपोर्शन निकालना है, मतलब क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, तो अपन उसके अकॉर्डिंग निकाल के जो भी है उसको सब्सिडियरी कंपनी का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व प्रोपोर्शनेट, ठीक है ना, उसको यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है ना। कैसे जोड़ेंगे ये मैं तुम लोगों को आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, है ना, ठीक। तो और अगर लॉस है, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन लॉस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, है ना, तो अगर लॉस है तो उसको घटा दिया जाएगा, तो नेट एसेट आ जाएगी, ठीक है ना। प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। प्री एक्विजिशन का मतलब खरीदने के पहले का, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व को जो भी सब्सिडियरी कंपनी का है बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसको नेट एसेट के कैलकुलेशन में यूज किया जाएगा, और खरीदने के बाद का प्रॉफिट या जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में एज इट इज जोड़ दिया जाएगा। जो भी होल्डिंग कंपनी की इंफॉर्मेशन होगी उसमें अपन सब्सिडियरी कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व भी वैसा का वैसा का कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो बाद में आंसर अपने आ जाएंगे, समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो ये मैंने बताया तुम लोगों को किस प्रकार से नेट एसेट का कैलकुलेशन किया जाएगा। पहले नेट एसेट का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद यदि परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा है तो डिफरेंस गुडविल होगी या कैपिटल रिजर्व होगा, ठीक है ना। इसको मैं हिंदी में भी बतला दे रहा हूँ। शुद्ध सहायक कंपनी की शुद्ध संपत्ति की गणना करेंगे, ठीक है ना। शुद्ध संपत्ति की गणना करने के लिए अंश पूंजी का आनुपातिक भाग, ठीक है ना, प्लस खरीदने क्रय के पूर्व का लाभ या संचय में, क्रय के पूर्व के लाभ या संचय में का जो हिस्सा है ना, सहायक कंपनी का जो भी हिस्सा है उसको यहाँ पे जोड़ा जाएगा, और क्रय के पूर्व के हानियों में सहायक कंपनी का जो हिस्सा है उसको क्या कर दिया जाएगा, आनुपातिक हिस्सा है वो घटा दिया जाएगा, तो शुद्ध संपत्ति आ जाएगी। और यदि क्रय प्रतिफल शुद्ध संपत्ति से ज़्यादा होगा तो अंतर गुडविल होगा, और अगर क्रय प्रतिफल शुद्ध संपत्ति से कम होगा तो अंतर क्या होगा, कैपिटल रिजर्व होगा, ठीक है ना। इसके बाद में मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, उसमें तुम लोगों को मैं बतलाऊंगा कि किस प्रकार से गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन किया जाएगा, और उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो तुम लोगों की क्लियर हो जाएंगी, ठीक। हाँ।